So student, come to the chapter number 13, that is nuclei. First of all, we will talk about the atomic mass unit. Basically, this is the unit which is used to express the mass of a micro-sized particle. For example, if we talk about the atom, we will talk about the electron, proton. तो हम लोग दो unit use करते हैं mass measure करने के लिए. That will be atomic mass unit. The most commonly used unit to express the atomic mass of the nucleus in atomic mass unit, that is denoted by U, or sometimes it is denoted by AMU also. It is defined by the 1/12 of the mass of the carbon atom. This is your C12. Okay, कार्बन एटम का जो 1/12 मास होता है, okay, उसका जो मास होता है दैट इज योर एटॉमिक मास यूनिट. इट मींस यू कैन से दैट इज 1 इक्वल टू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम डिवाइडेड बाय 12. नाउ कार्बन 12 का मास कितना होता है? दैट इज 1.99264 into 10 to the minus 26 kg. अच्छा बच्चों, ध्यान, इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है. ओके, सिर्फ एक डेरिवेशन पार्ट है तो इसको लर्न करने के मत बैठ जाओ ना. ओके, तो आपको तो बस इतना ध्यान रखना है. ओके, दैट इज अ मास ऑफ 1 यूनिट इक्वल्स टू 1.660539 into 10 to the power minus 27 kg. Okay, this is your 1U. Now come to the proton. The nucleus of lightest atom, okay, of hydrogen is called the proton. Okay, हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसको हम प्रोटॉन बोलते हैं. क्यों प्रोटॉन बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक ही प्रोटॉन अवेलेबल होता है, न्यूट्रॉन तो अवेलेबल ही नहीं होता है. इट मींस जो न्यूक्लियस का जो टोटल मास होता है दैट विल बी इक्वल टू द मास ऑफ 1 प्रोटॉन. So the mass of proton is equal to 1.00727 U, that is 1.67262 into 10 to the power minus 27 kg. आपने ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ पे जो 1 U की वैल्यू आ रही है और यहाँ पे जो हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू आ रही है, these are approximately same. So charge of proton is plus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb and it is a stable. ये stable होता है. Now the discovery of neutron, this is very important कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? That is your James Chadwick. He bombarded beryllium nuclei with a particle and observed the emission of neutral radiation. Okay, उन्होंने क्या किया कि अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया. ओके, और उसकी वजह से हमारे को क्या रेडिएशन देखने को मिले? न्यूट्रल रेडिएशन देखने को मिले. और ये न्यूट्रल रेडिएशन किसकी वजह से थे बच्चों? न्यूट्रॉन की वजह से. He assumed that the neutral radiation consists of neutral particle that is called the neutron. Okay, जो न्यूट्रल रेडिएशन आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं बच्चों? न्यूट्रल पार्टिकल की वजह से. और वो न्यूट्रल पार्टिकल क्या थे यहाँ पे बच्चों? न्यूट्रॉन. Now come to the neutron. Neutron is a chargeless particle. This is your chargeless. Okay, chargeless particle of mass 1.6749 into 10 to the power minus 27 kg. So the neutron is stable inside the nucleus but it is unstable in its free state. न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन होता है वो स्टेबल होता है बट उसके बाहर वो बिल्कुल अनस्टेबल हो जाएगा, बिल्कुल फ्री स्टेट में हो जाएगा. नाउ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लाइड. ओके, न्यूक्लाइड का मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पार्टिकल होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम यहाँ पे देखेंगे. अगर हम बात करें कि न्यूक्लियर स्पीशीज ऑफ न्यूक्लाइड आर रिप्रेजेंटेड बाय द नोटेशन AZX, मतलब इस तरीके से लिखा जाता है बच्चों इसको AXZ. Okay, where Z represent the atomic number and A represent the atomic mass. So A mass number, Z plus N, that is the total number of proton and neutron, and N is the neutron number, that is number of neutron, and Z is the atomic number. Okay, अच्छा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों हम लोग? टोटल मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक नंबर. इट विल गिव द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी A माइनस Z से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं. नाउ कम टू द साइज ऑफ न्यूक्लियस. द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज रिलेटेड टू द मास नंबर. A is what? This is your mass number. हमने अभी पहले डिस्कस कर लिया. By the equation R equals to R naught A to the power 1/3. बच्चे इस फॉर्मूले को अच्छी तरीके से लर्न कर लेना. This is very important formula. That is R equals to what? R naught A to the power 1/3, where R naught equal to 1.2 into 10 to the power minus 15 मीटर. तो ये वैल्यू लर्न कर लेना. ये वैल्यू किस चीज के लिए बच्चों? न्यूक्लियस का रेडियस निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे. वेयर R naught की वैल्यू गिवन होगी. A is what? That is your atomic number. Okay, so sorry, A is what? This is your mass number. So A to the power 1/3. Now the volume of the nucleus, the shape of the nucleus is assumed to be spherical. जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे न्यूक्लियस की तो हम ये मान के चलेंगे कि न्यूक्लियस का जो शेप होता है वो स्फेरिकल है और इज प्रोपोर्शनल टू द A ऑल्सो. सो वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू 4/3. अब स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? 4/3 पाई r क्यूब. सो इट विल बी 4/3 पाई r क्यूब. अब r की वैल्यू आप यहाँ से उठा के यहाँ सब्सटीट्यूट कर देना तो ये हो जाएगा 4/3 R naught to the power 3 into A. अच्छा,
a के ऊपर पावर 1/3 थी, यहाँ पे क्यूब हो जाएगा तो a के ऊपर पावर क्या बचेगी, ओनली 1। सो वॉल्यूम जो होगा, इस फॉर्मूले को देख के हम साफ साफ कह सकते हैं कि वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा वो मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिकॉज वॉल्यूम के फॉर्मूले में लेफ्ट साइड में वॉल्यूम और राइट साइड में देखो बच्चों मास नंबर आ रहा है विदाउट एनी पावर, इट मींस पावर वहां पे 1 है। सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, दैट इज योर मास नंबर। नाउ स्टूडेंट कम टू द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस। द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑलवेज कांस्टेंट। न्यूक्लियस की डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, ऐसा नहीं कि अलग अलग मास नंबर पे अलग अलग इसकी डेंसिटी हो रही है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, यानी मास नंबर चाहे कुछ भी हो उसकी डेंसिटी हमेशा हो जाएगी, दैट इज योर 2.3 × 10⁻17 kg/m³। बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है इसकी। Okay, now come to the mass energy and nuclear binding energy. Okay, now what is the mass energy? According to the Einstein, the mass is considered as a source of energy. Mass जो है वो एनर्जी का सोर्स ही कंसीडर किया गया है। किसने कंसीडर किया था? आइंस्टाइन ने। The mass m, okay, can be converted into energy according to the relation E equals to mc²। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, आइंस्टाइन ने एक फॉर्मूला दिया था जिससे हमें मालूम पड़ता है कि मास और एनर्जी का क्या रिलेशन होता है, दैट इज इक्वल्स टू E equals to mc², वेयर c इज व्हाट, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ m/s। नाउ दिस इज योर मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। नाउ कम टू द न्यूक्लियर फोर्सेज। हमने 4 फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में पढ़ रखा है। ओके, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, जिसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो आपका न्यूक्लियर फोर्सेस होगा। सो द फीचर ऑफ द न्यूक्लियर फोर्सेस आर, द न्यूक्लियर फोर्सेस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। जो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है वो होता है आपका न्यूक्लियर फोर्स। द न्यूक्लियर फोर्स इज अ सेचुरेटेड एंड इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स। ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, सेचुरेट होता है और साथ में इसकी रेंज जो होती है बहुत ही कम होती है। ऐसा नहीं कि लॉन्ग डिस्टेंस पे 2 पार्टिकल है, दोनों के बीच में भी न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। जब पार्टिकल बहुत पास पास होने चाहिए तभी यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। ओके, द न्यूक्लियर फोर्स इज अ चार्ज इंडिपेंडेंट। न्यूक्लियर फोर्स के ऊपर कोई चार्ज डिपेंडेंसी क्राइटेरिया नहीं होता है, यानी किसी भी चार्ज का पार्टिकल और न्यूक्लियर फोर्स पे कोई वेरिएशन नहीं आएगा। न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन आर ऑलवेज द सेम। ओके, चाहे कोई सा भी पार्टिकल हो, प्रोटॉन प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो या फिर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो, न्यूक्लियर फोर्स जो होगा वो आपका सेम लगेगा। नाउ स्टूडेंट कम टू द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद द डिस्टेंस। पोटेंशियल एनर्जी के साथ या फिर पोटेंशियल एनर्जी का डिस्टेंस के साथ क्या वेरिएशन आता है वो हम इस ग्राफ से देखेंगे। आप बच्चों देख सकते हो कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस यहाँ पे वेरी कर रहे हैं, जैसे सपोज करो यहाँ से इस पॉइंट के बाद अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं इन FM, तो डिस्टेंस अगर इंक्रीज हो रहा है तो एक लेवल के बाद पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो 0 के नियर अबाउट पहुँच जाएगी। ओके, और इस डिस्टेंस को अगर हम कम करते हैं तो वापस से पोटेंशियल एनर्जी जो हो रही है वो इंक्रीज हो रही है, यानी पॉजिटिव में यहाँ पे जाके आपकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ओके, तो इस पॉइंट पे आके पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, यू कैन से दैट इज -100 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। इस पॉइंट के बाद और इस पॉइंट से पहले पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, बट बाद में पोटेंशियल एनर्जी बच्चों मैक्सिमम 0 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट तक जा रही है। ओके, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा रही है। तो ये ग्राफ आपको याद रखना है। Now come to the binding energy per nucleon. Okay, graph between the binding energy per nucleon and the mass number. Again in this graph you can see the mass, the element which is having the mass number around 50. Okay, 50 के आसपास के जो एलिमेंट है जिसका मास नंबर 50 के आसपास है, ओके, या फिर आप 50 ले सकते हो, 60, 65। तो यहाँ पे जो मास नंबर के जो आपके पास एटम है, ओके, या एलिमेंट है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैक्सिमम है। ओके, और उससे कम या फिर उससे ज़्यादा जाते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज हो रही है। ओके, बट एक लेवल के बाद जैसे हम बात करेंगे कि हम 200 या फिर 150 की बात करें तो 150 के बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो ऑलमोस्ट सेचुरेट हो रही है, यानी एक स्ट्रेट लाइन में आ रही है। ओके, और अगर हम इससे कम पे जाते हैं, 50 से कम जाते हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बच्चों देखो डिक्रीज हो रही है। ओके, तो ये ग्राफ हमें ध्यान रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। In the above graph, we can say at a particular distance is what? R0, the potential energy is minimum and the force of attractive when R is greater than R0 and it is repulsive when R is less than R0. The value of R0 is about 0.8 FM. ओके, ये ध्यान रखना, जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा जब R की वैल्यू R0 से ग्रेटर होगी और R0 की वैल्यू क्या है? 0.8 FM। और ये फोर्स जो होगा रिपल्सिव होगा जब R की वैल्यू R0 से कम होगी और R0 की अगेन वैल्यू क्या है? Z 0.8 FM। यानी अट्रैक्टिव फोर्स को भी शो करेगा, रिपल्सिव फोर्स को भी शो करेगा, डिपेंड करेगा कि हमारी R की वैल्यू कितनी है। नाउ कम टू द न्यूक्लियर एनर्जी।
most important topic of this chapter. In nuclear reaction a huge quantity of energy is released, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एनर्जी रिलीज होती है. ओके यहाँ पे हम दो टाइप के रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, एक तो फिजन रिएक्शन और एक फ्यूजन रिएक्शन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट द फिजन रिएक्शन. So in nuclear fission reaction the heavier nuclei is split into the lighter one and releasing a huge energy. जो हैवी न्यूक्लियाई होता है वो टूट के छोटे छोटे न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है और बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है. When the uranium atom is bombarded, okay, जब हम यूरेनियम एटम का U-238 का जब हम बम्बार्डमेंट कराते हैं with the neutron, okay, slow moving neutron, it break into the intermediate mass of fragment as shown. ओके जब हम यूरेनियम का बम्बार्डमेंट कराते हैं न्यूट्रॉन से तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है या फिर ब्रेक हो जाता है छोटे छोटे पार्ट में. कौन कौन से होते हैं? बेरियम होता है, क्रिप्टन होता है और साथ में 3 न्यूट्रॉन हमें और मिलते हैं. ओके नोट नाउ द एनर्जी रिलीज पर फ्यूजन ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस इज अबाउट 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट. जो एनर्जी रिलीज होती है पर न्यूक्लियर फ्यूजन में वो कितनी होती है बच्चों? 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट. द न्यूट्रॉन रिलीज पर फ्यूजन ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस इज अबाउट 2.5. जो न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं पर न्यूक्लियर फ्यूजन में करीबन 2.5 होता है. माइंड में क्वेश्चन आएगा सर 2.5 क्यों? न्यूट्रॉन तो या तो 2 रिलीज होना चाहिए या फिर 3 रिलीज होना चाहिए. ये डेसिमल में कैसे न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं या क्या टुकड़ों में न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं? क्या ऐसा नहीं है बच्चों. न्यूट्रॉन जो है वो पूरे के पूरे रिलीज हो रहे हैं. आइदर इट इज रिलीज इन द नंबर 2 और 3. बट हम क्या करते हैं जब एवरेज काउंट करेंगे तो कई बार 2 ही न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, कई बार 3 न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं. तो जब हम 2 और 3 का एवरेज लेंगे तो इट विल बिकम 2.5. तो हमने यहाँ पे इसलिए बोला है कि पर न्यूक्लियर फ्यूजन में जो न्यूट्रॉन रिलीज हो रहे हैं दैट इज 2.5. ओके इट इज अ कंट्रोल चेन रिएक्शन. अच्छा एक कंट्रोल चेन रिएक्शन कौन है, मतलब कैसे होगा, इसको हमें भी हम बाद में डिस्कस करेंगे. इट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर. जो न्यूक्लियर रिएक्टर में हम इस न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को यूज करने वाले हैं वो हम कंट्रोल्ड मैनर में यूज करने वाले हैं. तो ये कंट्रोल मैनर में कब होगा, किस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे. ना अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन रिजल्ट इन द एक्सप्लोजन. ओके जो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होगा उसको हम एक्सप्लोजन में यूज करेंगे, बम वगैरह बनाने में यूज करेंगे. ओके दिस इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द एटम बम. ओके जो एटम बम का प्रिंसिपल है वो यही है, अनकंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन. तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर एनर्जी व्हिच इज यूज्ड टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, यू विल से द कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन. ओके यू विल हैव टू यूज द वर्ड कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन. और बम वगैरह के लिए क्या यूज करना है? अनकंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन. ओके now come to the chain reaction. The nuclear fission produces an extra neutron. okay जो nuclear fission में हमें extra neutron produce हो रहा है, okay these extra neutron may be bombarded with the neighboring uranium atom and make it to undergo the nuclear fission. जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं ये एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि आसपास के जो यूरेनियम एटम है उसको ऊपर बम्बार्डमेंट करें और वो एनर्जी प्रोड्यूस करें. दिस फिजन अगेन प्रोड्यूस मोर न्यूट्रॉन. अब ये वापस से फिजन हुआ फिर वापस से बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होंगे एंड द प्रोसेस कंटिन्यू लाइक अ चेन. और इस तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा. ओके नाउ दिस वाज द फर्स्ट सजेस्टेड बाय द एंड्रिको फेर्मी. ओके इसको किसने फर्स्ट टाइम सजेस्ट किया था? दैट इज एंड्रिको फेर्मी ने. ओके हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर हम न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन की बात करें तो एक न्यूट्रॉन जो है वो जब न्यूक्लियर यूरेनियम एटम के साथ बम्बार्डमेंट हो रहा है तो 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं. मान के चलते हैं 3 प्रोड्यूस हो रहे हैं. ओके कभी कभी 2 भी होते हैं बट हम ले लेते हैं कि 3 प्रोड्यूस हो रहे हैं. अब 3 जो न्यूट्रॉन है वो क्या करेंगे बच्चों? वापस से यूरेनियम के 3 एटम के ऊपर अटैक करेंगे, बम्बार्डमेंट करेंगे. तो वहां से हमें 9 न्यूट्रॉन मिलेंगे एनर्जी के साथ. फिर ये 9 न्यूट्रॉन वापस से 9 यूरेनियम के एटम के ऊपर बम्बार्ड होंगे तो हमें 27 न्यूट्रॉन मिलेंगे. तो इस तरीके से कंटिन्यूसली एनर्जी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते जाएंगे बच्चों? इंक्रीज होता ही जाएगी. और जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंक्रीज होंगे उतने ही ज़्यादा यहाँ पे आपका फिजन भी देखने को मिलेगा. और जितना ज़्यादा फिजन होगा उतनी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज होगी. तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये एनर्जी हम कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे. ओके अगर हमें इसे कंट्रोल करना है तो ये बात तो समझ में आ गई होगी कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको हम किसी भी तरीके से किसी और मटेरियल से एब्जॉर्ब करवा दें. ओके सिर्फ एक ही न्यूट्रॉन काम में लें, बाकी 2 या 2 से ज़्यादा जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको हम एब्जॉर्ब करवा लें. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से कंट्रोल करते हैं. ना हम बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर की. न्यूक्लियर रिएक्टर जहाँ पे हम न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करके या फिर न्यूक्लियर फिजन को यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे. सो द कंट्रोल चेन रिएक्शन, ध्यान रखना इसमें हमें कंट्रोल चेन रिएक्शन यूज करनी है. प्रोड्यूस अ स्टेडी एनर्जी आउटपुट. कंट्रोल अगर चेन रिएक्शन होती है तो यहाँ पे जो आउटपुट आपको देखने को मिलेगा वो कंटिन्यूअसली स्टेडी यानी कांस्टेंट देखने को मिलेगा. दिस इज द बेसिक ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर. ये न्यूक्लियर रिएक्टर का बेसिक है. नाउ कम टू द मेन कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर. ओके जो कंपोनेंट्स है न्यूक्लियर रिएक्टर के क्या है? सबसे पहले देखा जाए कंट्रोल रोड्स. समझ में आ गया होगा कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रहे हैं
ओके उनको कंट्रोल कर रहा है। अच्छा एक एक पार्ट को हम भी बाद में भी डिस्कस करेंगे, तो अभी सिर्फ नाम बता देता हूँ। दिस इज द कंट्रोल रोड, ये रिफ्लेक्टर है, यहाँ से फ्लो हो रहा है एनर्जी का, ओके यहाँ पे स्टीम टर्बाइन है, ओके जहाँ से क्या हो रहा है हीट एक्सचेंजर स्टीम जनरेशन एंड वाटर फ्रॉम द कंडेंसर, यहाँ से वाटर का फ्लो हो रहा है स्टीम टर्बाइन की तरफ जा रहा है और स्टीम टर्बाइन की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। ओके नाउ द फिजनेबल मटेरियल ऑफ द फ्यूल, द फिजनेबल मटेरियल इज U-235 विच इज प्लेस इनसाइड द कोर वेयर द फिजन टेक प्लेस, जहाँ पे फिजन होता है। Now come to the moderator. Moderator क्या होता है बच्चों? It is used to slow down the fast moving neutron. बच्चों ध्यान रखना न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करने के लिए हमें न्यूट्रॉन की स्पीड ज़्यादा नहीं चाहिए, बिल्कुल मॉडरेट स्पीड में चाहिए। तो जो न्यूट्रॉन डिलीवर हो रहा है फिर प्रोड्यूस हो रहा है आफ्टर द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, तो उस न्यूट्रॉन के स्पीड को भी हमें कंट्रोल करना है, मॉडरेट करना है, तो उसके लिए हम मॉडरेटर यूज़ करेंगे। कॉमनली यूज मॉडरेटर आर वाटर, हैवी वाटर एंड द ग्रेफाइट। तो मॉडरेटर के एग्जांपल से याद रखना है कि हम लोग कौन कौन से मॉडरेटर यूज करते हैं। नाउ कम टू द रिफ्लेक्टर, द कोर इज सराउंडेड बाय द रिफ्लेक्टर टू प्रिवेंट द लीकेज। जो कोर होता है उसको हम रिफ्लेक्टर से कवर अप करके रखते हैं ताकि कोई भी लीकेज हो उसको हम रोक सकें। कम टू द कंट्रोल रोड्स, द पर्पस इज इट टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हम इसी की बात कर रहे थे कि न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कराना है, तो किससे एब्जॉर्ब कराएंगे? बाय यूजिंग द कंट्रोल रोड, एनहांस द कंट्रोल रिएक्शन रेट। जो रिएक्शन होगी वो कंट्रोल मैनर में होगी। नाउ व्हाट इज द एग्जांपल? इट इज मेड ऑफ द न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग मटेरियल लाइक कैडमियम, ये कैडमियम का बना होता है। नाउ कम टू द कूलेंट, द एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट इज कंटिन्यूसली रिमूव्ड बाय द कूलेंट। जो एनर्जी रिलीज हो रही है हीट की फॉर्म में उसको कंटिन्यूसली हम रिलीज कर रहे हैं या फिर कंटिन्यूसली गेन कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ व्हाट? कूलेंट। इट ट्रांसफर द हीट टू द वर्किंग फ्लूइड। अब क्या करेंगे, इस हीट एनर्जी को हम किसी भी वर्किंग फ्लूइड में, जो आइदर इट मे बी वाटर, ओके, तो हम वर्किंग फ्लूइड में हीट एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं। The whole assembly is properly shielded to prevent the radiation from coming out. जो पूरी असेंबली है, पूरा का पूरा सेटअप है, इसको अच्छी तरीके से हम शील्ड करके रखते हैं ताकि कोई सा भी रेडिएशन बाहर ना निकल सके। The working fluid gets converted into steam, जो वर्किंग फ्लूइड है उसको हम स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, एंड इट ड्राइव टर्बाइन एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और वो स्टीम क्या करेगी बच्चों? टर्बाइन को ड्राइव करेगी और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी बच्चों? जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। नाउ कम टू द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर? The multiplication factor is the measure the growth rate of the neutron. जो न्यूट्रॉन ग्रो कर रहे हैं या फिर प्रोड्यूस हो रहे हैं, ओके, वो किस रेट में प्रोड्यूस हो रहे हैं, उस रेट को हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से समझेंगे। ओके, फॉर स्टेडी पावर, यानी जब कांस्टेंट पावर चाहिए, द ऑपरेशन वैल्यू के शुड बी 1, के की वैल्यू 1 होनी चाहिए। अगर हमें किसी भी जगह पे न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को यूज करना है और वहाँ पे जो एनर्जी हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो स्टेडी फॉर्म में फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वहाँ पे के की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बच्चों? वोल्ट। इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल स्टेज। जब के की वैल्यू 1 होगी तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? क्रिटिकल स्टेज। बट अगर के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो समझ जाओ, जब ग्रेटर देन 1 है यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो वो क्या होगा बच्चों? एक्सप्लोजन में यूज होगा। यानी इस केस में जो रेट हो जाएगी वो इंक्रीज होगी एक्सपोनेंशियली। नाउ स्टूडेंट्स कम टू द न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी जनरेशन स्टार। हम इस टॉपिक में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन भी पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन किस तरीके से स्टार में एनर्जी जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब सन की बात करें, सन इज ऑल्सो द स्टार, तो सन के अंदर भी जो एनर्जी हमें प्रोड्यूस होकर मिल रही है वो किसकी वजह से मिल रही है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से। सो इन न्यूक्लियर फ्यूजन लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म द हैवियर न्यूक्लियाई रिलीजिंग द एनर्जी, एंड द न्यूक्लियर फ्यूजन इस थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन इट अकर एट हाई टेम्परेचर। ध्यान रखना कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो होता है वो बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के लिए ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं था। एट हाई टेम्परेचर द पार्टिकल गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू ओवरकम द कूलम रिपल्शन। ओके, ज़्यादा एनर्जी पे या फिर ज़्यादा हीट पे पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी हो जाती है, इतनी काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है कि वो जो कूलम रिपल्सिव फोर्स है उसको भी वो खत्म कर सके। नाउ द थर्मोन्यूक्लियर, अच्छा थर्म का मतलब ही क्या होता है बच्चों? हीट। So in thermonuclear fusion is the source of the energy is the sun. सन की जो एनर्जी का सोर्स है वो क्या है? थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। द फ्यूजन इनसाइड द सन, अच्छा चाहे सन की बात करें चाहे हम स्टार की बात करें, दोनों के अंदर हमें यही फॉर्मूला या फिर यही रिएक्शन लिखनी है। इन्वॉल्व बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम। जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, ओके, इन द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। कहाँ पे? सन के अंदर या फिर स्टार के अंदर। नाउ कम टू द कंट्रोल थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन को अगर हम कंट्रोल कर सके तो क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, इन फ्यूचर वी एक्सपेक्ट टू बिल्ड अप द फ्यूजन रिएक्शन टू जनरेट द पावर। हम फ्यूचर में फ्यूजन रिएक्शन को एज अ जनरेशन ऑफ पावर या फिर एज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करने की सोच रहे हैं। बट
For this to happen, the nuclear fuel must be kept at the temperature 10 to the power 8 Kelvin. ओके यानी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें जो न्यूक्लियर फ्यूल यूज करने होंगे वो कितने टेम्परेचर पर रखने पड़ेंगे बच्चों? 10 to the power 8 केल्विन, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है ये. एंड एट दिस टेम्परेचर फ्यूल एग्जिस्ट इन प्लाज्मा स्टेट. ओके आपने 5 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रखा होगा जिसमें आपको प्लाज्मा स्टेट भी याद होगा. तो इस स्टेट पे जो फ्यूल होगा वो प्लाज्मा स्टेट में एग्जिस्ट करेगा. एंड द प्रॉब्लम इज दैट नो कंटेनर कंटेन एट सच हाई टेम्परेचर. कोई भी कंटेनर इस बड़े से टेम्परेचर, इतने ज़्यादा टेम्परेचर को होल्ड नहीं कर पाएगा. ये मेजर प्रॉब्लम है. नाउ सेवरल कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द इंडिया आर डेवलपिंग टेक्निक टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि भाई इतना बड़ा टेम्परेचर, इतना ज़्यादा टेम्परेचर को हम किसी कंटेनर में किस तरीके से होल्ड कर सके, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सारी की सारी कंट्री लगी हुई है. आप खुद सोचो बच्चों, अगर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पे हमने कंट्रोल पा लिया है या फिर उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास इस टाइप के कंटेनर्स अवेलेबल हो गए तो हमारी कितनी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी. ओके सो स्टूडेंट, दिस इज योर चैप्टर नंबर 13 दैट इज न्यूक्लियाई. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा.